हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। और हमारी ये सीरीज चल रही थी पूरी, जिसमें हमने बताया था कि एक वीडियो या एक क्लास में हम पूरी पॉलिटी को समाप्त कर देंगे। इसका हमने एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर ही दिया है। और आप वो लाइव क्लास थी, और लाइव क्लास में हमने सुप्रीम कोर्ट से पहले पहले सारे प्रश्न हम आपको करा चुके हैं। लेकिन आज हम सुप्रीम कोर्ट के बाद के कुछ प्रश्नों को करा दे रहे हैं, और इससे आपका एक फुल पैकेज हो जाएगा। आप उस क्लास को भी देख लीजिए, और उस क्लास के आई बटन में और इसके आई बटन में भी आपको वो क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो आज ये पार्ट सेकंड है उसी का। और पार्ट सेकंड में आज हम सर्वोच्च न्यायालय से प्रारंभ करते हैं कि आपको इससे रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये पेपर में निश्चित रूप से आने की जिनकी संभावनाएं भी लगातार बनी रहती है। तो आइए जल्दी जल्दी प्रश्नों को देख लेते हैं, क्योंकि हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। और समय इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इस समय पर समय है ही नहीं किसी के पास, है ना। तो आप जितना हो सके रिवीजन कर लो। तो अब कुछ प्रश्न हम सर्वोच्च न्यायालय से लेंगे, तो चलो आंसर देते जाओ जल्दी जल्दी। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो आपको यहां पर उच्चतम न्यायालय के बारे में बताना है, और उच्चतम न्यायालय हमारे जो आर्टिकल 124 में दे रखा है। ठीक है, किस में दे रखा है? उसमें दे रखा है हमारे 124 में। और ये संघ न्यायालय है हमारा, और संघीय जो न्यायालय है हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि हमारा संघीय न्यायालय एकीकृत और क्या है, यह सिंगल और इंटीग्रल है, यानी एकल भी है और एकीकृत भी है। यहां पर सबसे ऊपर बैठा हुआ है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आपका हाई कोर्ट है, और फिर यहां से हाई कोर्ट के बाद यहां पे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बन जाते हैं, और इधर यहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन जाते हैं। ये दोनों ही आगे सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ये आपको पता ही होगा। और फिर यहां से आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, सब आप यहां पे आ जाते हैं। और फिर मजिस्ट्रेट का सीधा संबंध आपके पुलिस स्टेशन से होता है। यहां पर यहां पर सारे लोग क्या होते हैं, जो सिविल मामलों की सुनवाई होती है सिविल कोर्ट में। और यहां पर भी सबसे लास्ट में कौन होते हैं? मुंसिफ होते हैं, मुंसिफ, जिसके लिए पीसीएच का एग्जाम भी होता है, जो आपको पता होगा। तो चलो, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो आप याद रखना 28 जनवरी 1950। और भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी, कलकत्ता में। उसको सर्वोच्च न्यायालय कहना थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके खिलाफ भी अपील की जा सकती थी। ठीक है, प्रिवी काउंसिल में, जो ब्रिटेन में थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1774, और उसके बाद बंबई में भी और मद्रास में भी उच्चतम न्यायालयों का निर्माण किया गया। और आगे चलकर उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत फिर उच्च न्यायालय की भी स्थापना हुई थी आगे चलकर। फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का भी निर्माण हुआ। ऐसे ही उच्च न्यायालय भी बनते रहे। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भारत में जो सीजीआई थे, सबसे पहले जो सीजीआई थे उनका नाम था कानिया, उनका नाम याद रखना। ठीक है, हीरालाल कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना, उस समय पर सुप्रीम कोर्ट में एक सीजीआई और 7 अन्य जज हुआ करते थे। ध्यान रखना, जो आज 1 और 33 जज हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन में देखा जाए तो कुल मिलाकर 34 जज हैं इस समय पर, अगर अपने सुप्रीम कोर्ट में देखें तो। ठीक है नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, वरिष्ठता के क्रम पर। और अन्य जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर होती है। और कॉलेजियम सिस्टम में 5 जज होते हैं, और 5 जजों के द्वारा जो नाम दिए जाते हैं राष्ट्रपति को, उन्हीं में से वो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की नियुक्ति कर सकते हैं। अपनी मर्जी से किसी को भी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना सकते हैं, तो ध्यान रखें। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? यहां पर अगला प्रश्न ये है, और ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए किसको है, संसद को यह अधिकार है। ठीक है, संसद को यह अधिकार है, और संसद ही इस कार्य को कर सकती है। ठीक है, तो ये अब आपको यहां पर ये भी चीज आपको पता चल गई होगी। ठीक है, क्योंकि पहले तो 8 ही थे, और अब कितने हो गए? तो संसद एक सामान्य विधेयक के द्वारा इसमें वृद्धि करती रहती है। ठीक है, और जिस प्रकार से हमारे यहाँ केसों में वृद्धि हो रही है, तो जजों में वृद्धि होना अत्यावश्यक है, या ध्यान रखना। करोड़ों केस हैं जो पेंडिंग हैं, और वो जज की जो संख्या में कमी के कारण हमारे यहाँ पे पेंडिंग होते रहते हैं। अगला प्रश्न देखो, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष एडवोकेट होना चाहिए? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो कितना होना चाहिए? 10 वर्ष हाई कोर्ट में,
वो एडवोकेट रहा हो और 5 वर्ष तक वो जज रहा हो हाई कोर्ट में, और ये राष्ट्रपति की नज़र में बहुत ज़्यादा विधिज्ञ हो, यानी ज्यूरिस्ट हो, रिनोव्ड ज्यूरिस्ट हो, उसे कानून की बहुत अच्छी जानकारी हो। तो इन तीनों में से एक योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए, या तो वो हाई कोर्ट में 5 वर्ष जज रहा हो, 10 वर्ष तक वो हाई कोर्ट में एक तरह से एडवोकेट रहा हो, या राष्ट्रपति की नज़र में वो बहुत ज़्यादा यानी विधिज्ञ हो, यानी विधि के बारे में उसे जानकारी हो, कानून का बहुत अच्छा जानकार हो। इन तीनों में से एक, और इसके अलावा एक और जो चीज़ है वो जरूरी है कि वो भारत का नागरिक भी निश्चित रूप से होना चाहिए उसे। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद यानी त्याग सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्यागेगा। किसको पत्र लिखेगा? ठीक है, पद त्यागने के लिए उसे अगर मान लो रिजाइन करना है तो वो किसको रिजाइन करेगा? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को, या संसद को? इसमें आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या है इसमें? राष्ट्रपति इज राइट आंसर, ये आपको पता होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? ये भी अब देखो, ये कितना अच्छा प्रश्न है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो कितने वर्ष तक रह सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई कार्यकाल नहीं है कि 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो जब बन जाए, न्यूनतम आयु की तो कोई उल्लेख ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। मैक्सिमम कितना है? तो सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष है, और अगर हाई कोर्ट आ जाए तो वहां 62 वर्ष है, ध्यान रखो। ठीक है, 62 वर्ष के बाद वो हाई कोर्ट में वकालत नहीं, वो हाई कोर्ट में जज नहीं रह सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जज जरूर रह सकते हैं, ध्यान रखना है ना। चलो आगे चलते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं और भी बता दूं, थोड़ी थोड़ी चीजें आप सुनते चलना, क्योंकि मैं सुनाऊंगा ही, लिखूंगा तो नहीं, कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को कोई शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है, ध्यान रखना। और इसके अलावा यह भी आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज हैं उनको, या सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे अधिकार भी प्राप्त हैं, उसी के बारे में थोड़ी थोड़ी सी चीजें हम बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज या उच्च न्यायालय के जो जज हैं, उन दोनों को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। ठीक है, उसके लिए आर्टिकल 124 में ही उल्लेखित कर रखा है, उसमें बता रखा है कि जजों को हटाने की प्रक्रिया संसद द्वारा निर्धारित की जा सकती है। उसने जज इंक्वायरी एक्ट 1968 भी बनाया था इसके अंतर्गत, और उसमें विहित प्रक्रिया के द्वारा जज को हटाया जाता है। और जज को हटाने के लिए बहुत जरूरी है कि एक प्रस्ताव आता है, अगर लोकसभा में आएगा तो उसमें कम से कम 100 का साइन होगा, और अगर राज्यसभा में आएगा तो 50 का साइन होगा। प्रस्ताव आएगा, लेकिन प्रस्ताव पर किसी न किसी प्रकार के तो आरोप लगेंगे ना। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज है या हाई कोर्ट के जज है, उनको केवल 2 ही आधारों पर हटाया जाता है: सिद्ध कदाचार। ठीक है, उसमें क्या होता है कि सिद्ध कदाचार होता है और एक असमर्थता होती है। तो सिद्ध कदाचार यानी उसने कोई भ्रष्टाचार किया है, तो अब जब आप आरोप लगाओगे तो आरोप लगेगा, तो पहले एक कमेटी बना दी जाती है और कमेटी उन आरोपों की जांच करती है। कमेटी को लगता है कि अगर आरोप सच्चे हैं, उसी के बाद फिर लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो आगे चलकर वोटिंग के लिए उस प्रस्ताव को रखता है, तब तक वो प्रस्ताव वोटिंग के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, अगर कमेटी ने ये कह दिया, जिसमें कि चीफ जस्टिस होते हैं और एक दूसरा जज होते हैं और एक कानून के बहुत बड़े जानकार भी हो सकते हैं, वो होते हैं, वो एक कमेटी होती है और कमेटी इसकी जांच करती है। कमेटी ने कह दिया कि नहीं, इन पर सिद्ध कदाचार यानी कोई भी भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होता, तो फिर उन पर कोई महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगेगी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये आपको ध्यान रखना। ये अपने अवमानना के लिए, अपने कंटेम्प्ट के लिए किसी को भी सजा दे सकता है। और प्रारंभिक अधिकारिता होती है, यानी कुछ ऐसे केस होते हैं जहां केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुनता है। जब एक तरफ राज्य हो, दूसरी तरफ राज्य हो, तो भी सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा। जब एक तरफ केंद्र हो, दूसरी तरफ राज्य हो, तो भी सुप्रीम कोर्ट में ही कार्रवाई प्रारंभ होंगी। और अगर 2 राज्य एक तरफ हो और एक तरफ केंद्र हो और एक तरफ और राज्य हो, अगर कोई विवाद है, तो उसमें भी जो विवाद की जो आरंभ है, विवाद की प्रक्रिया का जो आरंभ है, वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, इसलिए इसको प्रारंभिक अधिकारिता कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अगर कहीं कोई केस चल रहा है तो विशेष इजाजत दे सकता है और सारे केस को अपने पास बुला सकता है, उसे विशेष इजाजत से, ठीक है, अपील कहते हैं, जो 136 में दे रखी है। और 137 जो आर्टिकल है वो काफी महत्वपूर्ण है। वो सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है कि अगर संसद किसी भी प्रकार का
अगर कोई अधिनियम बनाता है और अधिनियम को वो जांच सकता है, वो देख सकता है कि वो संवैधानिक है असंवैधानिक, उसे लगता है कि वो असंवैधानिक है तो उसे असंवैधानिक घोषित भी कर सकता है। 99वां संविधान संशोधन 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि इसने आधारभूत ढांचे इसका उल्लंघन किया है और ये आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और 99वें संविधान संशोधन 2014 जो है वो नेशनल जज अपॉइंटमेंट कमीशन उन्होंने बनाया था और उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो कुछ जज के बारे में, इनके सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। एक और चीज आपको पता होना चाहिए, 143 में दे रखा है आपका परामर्शदात्री अभिक्रिया सलाहकारी जो अधिकारता एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, और उसमें ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है और अगर विवाद राजनीतिक नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सलाह देता है राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति उसको करने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी आपको साथ साथ याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो राज्यपाल से संबंधित है और राज्यपाल से संबंधित है तो ये 153 आता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल तो होगा, ठीक है। हाँ, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना। आइए देख लेते हैं राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है। तो आप ध्यान रखो कि यहां पर जो आंसर होगा वो कौन होगा, राज्यपाल होगा, बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है, ये ध्यान रखो। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति ही इसे हटा सकता है और ये राष्ट्रपति को संबोधित करके ही त्यागपत्र देता है, लेकिन इसको जो शपथ है वो दिलाता है उच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है। तो अब आपको यह पता होना चाहिए क्या योग्यता है। 157 दे रखी है कि वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है, 35 वर्ष की आयु से अधिक होगा और लाभ के पद पर नहीं होगा। ये तो आपको तीनों चीजें पता होना चाहिए और बाद में संसद के द्वारा अगर जो योग्यता निर्धारित की गई है उसके अंतर्गत भी वो आएगा, ठीक है। संसद इनके राज्यपाल के संबंध में योग्यता निर्धारित कर सकता है, ये आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। और एक परंपरा भी है, परंपरा भी आपको याद रखनी चाहिए। परंपरा यह है कि होम स्टेट का कोई व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। आगे देखते हैं राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो सिंपल सी बात है, इसको कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा विधान परिषद के प्रति कोई भी उत्तरदायित्व नहीं रखता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन करता है, संघ यानी यूनियन टेरिटरी। अब संघ राज्य क्षेत्र क्या होते हैं जिसपे केंद्र सरकार का सीधे सीधे नियंत्रण हो, सीधे सीधे कंट्रोल हो, ठीक है, वो होते हैं। तो इसका कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति इसके लिए उपराज्यपाल को नियुक्त करता है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से राष्ट्रपति ही करता है, ध्यान रखना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। देखो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपको निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं, अब आप क्या है कि अगर कोई बिल आता है, क्या आता है, कोई बिल आता है तो बिल लोकसभा में यानी विधानसभा में जाएगा, विधान परिषद में जाएगा और फिर राज्यपाल पे जाएगा। अब राज्यपाल क्या कर सकता है, राज्यपाल उस पर या तो साइन कर देगा तो एक्ट बन जाएगा, या वापस लौटा देगा, अस्वीकार कर देगा, या ठीक है अगर उस बिल से उसे लगता है, ठीक है, उस बिल से अगर उसे लगता है कि इससे हाई कोर्ट की, ठीक है, इससे हाई कोर्ट की शक्तियां कम की जा रही हैं तो फिर इसे वह राष्ट्रपति के लिए यानी क्या करेगा, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए क्या कर देगा, सुरक्षित रख लेगा, ये आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए, ठीक है ना। और राष्ट्रपति के पास जाएगा वो आपको ध्यान रखना है। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी, कितने लोग इसका आंसर बताएंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 201। तो ये आंसर सही नहीं है, इसमें ये आंसर सही नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से ये यानी आर्टिकल 201 है, ठीक है। नहीं, वो रिजर्व रख सकता है और राष्ट्रपति के लिए भेजेगा, राष्ट्रपति चाहे तो उस पर साइन कर देगा, वरना वो राष्ट्रपति भी वापस भेज सकता है। राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि उस पर वो साइन करेगा, ठीक है ना। चलो
आगे चलते हैं। राज्य विधानमंडल और मंत्री परिषद की बात करते हैं। राज्य विधानमंडल की अगर बात करें तो आप याद रखो, राज्य के विधानमंडल में एक तो विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है, विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। अगर विधानसभा की बात करें तो ये 170 में दे रखी है और विधान परिषद 171 में दे रखी है। वहीं पर एक राज्यपाल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, राज्यपाल 153 में दे रखा है। इन सबसे मिलकर राज्य का विधानमंडल बनता है, ठीक है नहीं। चलो, लेकिन विधान परिषद हर जगह नहीं पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये राज्य का विधानमंडल 168 आर्टिकल में दे रखा है और ये 169 में दे रखी है कि अगर राज्य चाहे तो विधान परिषद को रखे, चाहे तो ना रखे, हटा भी सकता है, बना भी सकता है। बस एक प्रस्ताव वो 2/3 बहुमत से पास करा दे और उसको संसद के पास भेज दे, संसद उसको फिर हटा देगी या उसको बना देगी। ये दोनों ही सामान्य है। कभी कभी प्रश्न आता है, बताओ ऐसा कौन सा सदन है जिसे भंग नहीं कर सकते लेकिन उसको समाप्त कर सकते हैं? तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए विधान परिषद। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगर हम मंत्री परिषद की बात करते हैं तो मंत्री परिषद जो आता है वो 163 में आता है। आगे इसमें थोड़ा सा इसके बारे में 163, हाँ 163 164 इसमें उल्लेख दे रखा है राज्य की मंत्री परिषद का, ठीक है। 163 में कह रखा है कि राज्यपाल जो भी कार्य करेगा वो क्या करेगा, राज्यपाल जो भी कार्य करेगा वो अपनी मंत्री परिषद की सलाह और परामर्श से करेगा, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य विधान परिषद लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो काउंसिल की बात कर रहा है, तो 171 अभी अभी मैंने आपको तुरंत बताया था। और राज्य विधान परिषद में याद रखना कि इसमें मैक्सिमम सदस्य कितने होते हैं, 1/3 जितने भी एमएलए हैं वहां के ये, और न्यूनतम कितने होते हैं अगर देखा जाए तो न्यूनतम 40 होते हैं, ठीक है नहीं। तो मैक्सिमम इतने हो सकते हैं और न्यूनतम 40 हो सकते हैं, ध्यान रखो 171 में ये दे रखा है, ठीक है। और इसमें जो 1/6 जो होते हैं उनका नॉमिनेशन होता है, उनको मनोनीत करता है राज्यपाल, और राज्यपाल 5 क्षेत्रों से उनको मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सहकारी संस्थाएं, ठीक है, इनसे कर सकता है, जो आपको ध्यान रखना है। और जो 5/6 हैं उनमें से 1/3 को एमएलए करते हैं और 1/3 को जो स्थानीय सरकारें हैं वो करती हैं। 1/12 को जो टीचर हैं, जो 3 वर्ष का जिनको हायर एजुकेशन वगैरह में अनुभव है और 3 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, और 1/12 को वो करते हैं जो 3 वर्ष से ग्रेजुएशन, उनको 3 वर्ष किए हुए ग्रेजुएशन में हो गए हैं, ठीक है, तो छात्र करते हैं। तो छात्र 1/12, और इसके अलावा शिक्षक हैं वो 1/12 करते हैं, स्थानीय सरकार 1/3 करती हैं, और जो एमएलए हैं वो भी 1/3 करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो अब सिंपल से ही आपको पता होना चाहिए, विधान परिषद को आर्टिकल 169 के अंतर्गत समाप्त किया जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो भी आपको पता होना चाहिए, तो वरना पता करो, ठीक है। राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया है? तो बताओ, इसको मैं बताने की जरूरत नहीं क्योंकि 169 यहां पे दे रखा है, मैं कई बार से अभी बता ही रहा हूं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तो याद रखो, विधायिका के 2 सदन विधानसभा, विधान परिषद होते हैं, और तू भी मजा कर, अगर आप इसको याद कर लोगे तो फिर आपको ये प्रश्न याद करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये टी से क्या बनता है, तेलंगाना, यू से क्या बनता है, यूपी, और बी से क्या बनता है, बिहार, ठीक है, एम ए से क्या बनता है, महाराष्ट्र, और यहाँ पे ए से क्या बनता है, आंध्र प्रदेश, और कर से क्या बनता है, कर्नाटक। यानी 6 राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, यानी वहां पे 2 सदनीय, ठीक है, विधायिका है। इसके अलावा देख लो यहाँ पे कहाँ पे नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, बाकी सब में आपको दिखाई दे रहा है। तो तमिलनाडु इज राइट आंसर। पहले तमिलनाडु में थी, बाद में इसको हटा दिया गया था, ठीक। भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है? अधिकतम नहीं, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो अभी मैंने आपको बताया तो था 500 हो सकती है। अब तो ये याद भी हो गया होगा आपको, है ना, पक्का याद हो गया, मैं जानता हूं आपको, ठीक है। अब यहां पर याद रखना कि और तो कोई ज्यादा यहां से प्रश्न आता नहीं है। अब उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय से कुछ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उच्च न्यायालयों में से कौन से एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? यानी कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, जिसकी अधिकारिता में और भी चीज आती है? तो आंसर याद रखना, बंबई। बंबई में कौन आता है, दमनदीप वगैरह भी आते हैं, यही तो आते हैं, तो वो आपको याद रखना। तो ये है, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है?
ठीक है, एक से अधिक राज्य हैं, तो राइट आंसर याद रखना 3 में है, एक से अधिक राज्य हैं। निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का अधिकार, अपील का अधिकार। तो परामर्शदात्री अधिकार ये नहीं है, ये केवल 143 में सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है कि वह राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, राष्ट्रपति से परामर्श मांग सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है कि राज्यपाल इससे परामर्श मांग सकता है, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है नहीं। निम्न में से कौन सा एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय मैंने आपको बताया था ना, तो इसका राइट आंसर क्या है? उत्प्रेषण, ये जरूर याद रखना। जो दो है ना, एक तो है प्रतिषेध, उसको प्रोहिबिशन कहते हैं, उत्प्रेषण, ठीक है, जिसको सर्श्योररी कहते हैं, ट्रांसमिशन नहीं कहते उसको, सर्श्योररी। ठीक है, अगर कोई अपनी अधिकारिता से बाहर चला जाए तो उस पर सारे मुकदमों को जो सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला लेता है, पूरी फाइल को, ठीक है, वो होता है उत्प्रेषण। 2008 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? याद करने की जरूरत आपको नहीं है। केंद्र और राज्य के संबंध की बात करते हैं। केंद्र और राज्य का संबंध जो है वो भाग 11 में आता है और भाग 12 में आता है। और केंद्र और राज्य का संबंध भाग 11 में, इसमें विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध है, और 12 में वित्तीय संबंध है। तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में आते हैं? तो ये आपको पता होना है, 7वीं अनुसूची में है, क्योंकि 7वीं अनुसूची में आपको पता है कि 3 सूचियां दे रखी है, संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये दे रखा है। संघ सूची में कौन कानून बनाएगा? संसद बनाएगा। राज्य सूची में राज्य विधानमंडल बनाएगा, और समवर्ती में कौन बनाएगा? दोनों बनाएंगे, लेकिन दोनों में अगर टकराव आ जाता है तो केंद्र सरकार का कानून ज्यादा मान्य होता है। ठीक है, अगर इन तीनों में ही उल्लेख नहीं है तो फिर उसको अवशिष्ट सूची कहते हैं। ये भी आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में हमने आपको बता दिया है। ठीक है ना, केंद्र राज्य संबंध 11 में दे रखा, और यहीं पर आपको भाग 11 में दे रखा, और भाग 11 में 245 से, ठीक है, 245 सेक्शन जरूर पढ़ लेना, ठीक है नहीं, तो आपको वहां पे पता होना चाहिए। वहीं पर अवशिष्ट सूचियां भी दे रखी हैं कि जहां पर तीनों में उल्लेख नहीं है, यानी कोई विषय अगर समवर्ती सूची, संघ सूची और प्रांतीय सूची में नहीं है तो फिर वो अवशिष्ट सूची होगी। अवशिष्ट सूची पर जो कानून बनाने का जो कार्य है वो कौन करेगा? संसद करेगा, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में सन्निहित हैं? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ये संसद में है, याद रखो। और जब भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था तो अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर के पास थी, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति के पास नहीं है, यहाँ पे संसद के पास है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? अंतरराज्यीय परिषद यानी एक दूसरे राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। तो कौन करता है इसमें? राष्ट्रपति करता है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। आज भी हमारे यहाँ पर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था, ये प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर भी मैंने आंसर बता दिया है। ठीक है, राज्य सरकारों को कृषि आयकर, ठीक है, कौन समनुदेशित करता है? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत का संविधान करता है। ध्यान रखो, कृषि आय पर कौन, ठीक है, हु डायरेक्ट एग्रीकल्चर इनकम टैक्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। आपात उपबंध में याद रखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपात उपबंध हैं? ठीक है, तो आप याद रखो कि 3 प्रकार के हैं। ये 3 है, एक तुम्हारा 352 है, ये 356 है, और 360 है। ठीक है नहीं, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल दे रखा है, 356 में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा 356 में? याद करो, 356 में आपको मिलेगा राष्ट्रपति शासन, और 360 में आपको वित्तीय, ठीक, आपातकाल मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो 352 के द्वारा, 370। तो आपको याद रखना, आगे बढ़ने की जरूरत क्या है, 352 के द्वारा कर सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत के लिए, या भारत के किसी क्षेत्र के लिए कर सकते हैं। और अब तक भारत में 3 बार आपातकाल घोषित किया जा सकता है राष्ट्रीय। ठीक है, अब तक किया गया है। एक 1962 से 67 तक चला था, एक 1971 से 75 और 75 से 1977 तक चला था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो संकट द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितने साल होगा, यानी इमरजेंसी की घोषणा, संसद द्वारा इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतर्गत होना चाहिए? तो याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में, यानी 352 के संबंध में ये 30 दिन है। ठीक है, 356
ठीक है। 356 यानी जो राष्ट्रपति शासन के संबंध में ये 60 दिन है और वित्तीय आपातकाल के संबंध में भी ये 60 दिन है। जैसे ही 30 दिन के अंदर लोकसभा राज्यसभा इसको पास करेंगे 6 महीने के लिए लग जाएगा। ये क्या होगा, ये भी 6 महीने के लिए लग जाएगा। ये क्या होगा, ये अनिश्चित काल के लिए लग जाएगा। ध्यान रखना, इसको 6 महीने ऐसे बढ़ा के इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकते हैं और इसकी मैक्सिमम जो है वो 3 वर्ष है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। आगे देखो, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है? तो बिल्कुल सही बात है कि गवर्नर बताता है कि ऐसा है कि इस राज्य का जो तंत्र है वो संविधान के हिसाब से नहीं चल पा रहा है, इसलिए आओ, ठीक है, यहां से इस सरकार को बर्खास्त करो और राष्ट्रपति शासन यहां पे लगा दो। ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष, ये मैंने अभी आपको यहां पे बताया था। वित्त आयोग, ये हमारे आर्टिकल 280 में दे रखा है, जो केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का बंटवारे से संबंधित निर्देश देता है। ठीक है, बताता है, निर्देश तो नहीं देता है, बताता है, रिकमेंडेशन देता है, अनुशंसाएं देता है। ध्यान रखो, निम्न में से किसी की सिफारिश के आधार पर संघ और राज्य के बीच वित्तीय वितरण होता है? तो सीधे सीधे आ गया 280 वित्त आयोग है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए सी रंगराजन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन पर रखवाएगा? तो आंसर है भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति, वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति रिपोर्ट देता है और वो संसद में उस रिपोर्ट को रखवाते हैं। ध्यान रखना। राज्य वित्त आयोग है, ये क्या है? राज्य वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। राज्य वित्त आयोग तुम्हारे पंचायती राज से बना 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, जब हमारा भाग 9 जोड़ा को दोबारा पुनर्जीवित किया गया तो उसके अंतर्गत राज्य वित्त आयोग है। ठीक है, टाइम, ठीक है ना। वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और कितने सदस्य होते हैं वित्त आयोग में, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो वित्त आयोग एक चेयरमैन होता है तो 4 अन्य सदस्य हैं, ध्यान रखो। योजना आयोग और नीति आयोग। योजना आयोग, पता है ये योजना आयोग कहां से लिया गया है? ये आपको ध्यान रखना है। योजना आयोग लिया गया है हमारा, ठीक है, यूएसएसआर से। ठीक है, यूएसएसआर याद रखना। और नीति आयोग आपको पता है कि पीएम मोदी ने योजना आयोग को आगे चल के बदल दिया है और अब इसको क्या बना दिया गया है कि योजना आयोग को यह बदल के नीति आयोग बना दिया है। तो आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो याद रखो अरविंद पनगड़िया है, ये आपको पता होना चाहिए। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम कम है तो मैं इसके सारे टिक लगवा दे रहा हूं, ताकि आप इन क्वेश्चनों को तो कम से कम रिवीजन कर लें। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 इज राइट आंसर, जो आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर यानी संविधान में जिस निकाय का उल्लेख नहीं है वो कौन है? वो नीति आयोग है। संविधान में इसका कोई आर्टिकल नहीं, कोई कहे कि नीति आयोग किस अनुच्छेद में दे रखा है तो आप बता देना किसी अनुच्छेद में नहीं दे रखा है, सीधी बात यह है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये बताना प्रधानमंत्री होता है। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो एमबी माथुर ने दिया था। ठीक है, लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग है। तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया? तो आप याद रखो 1968 में रखा गया है। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन थे? न्यायाधीश सुबोध राणा। तो इसमें राइट आंसर याद रखना कौन थे? न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई है? तो आंसर याद रखना महाराष्ट्र। ठीक है नहीं, तो ये आपको याद रखना। महाराष्ट्र, ठीक है नहीं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारणा अवधि है कितनी है? तो आप याद रखो यहाँ पे 8 वर्ष है लोकायुक्त। ठीक है, एक बार में 8 वर्ष, यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो ये भी आपको याद रखना 30 है। ठीक है, अस्थायी प्रावधान है, कुछ भारतीय संविधान के अनुच्छेद विशिष्ट राज्यों में विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, किसमें है? 371 में दे रखा है। ठीक है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 317 भी खत्म हो चुका है, जम्मू कश्मीर से संबंधित था। ठीक है नहीं। निम्नलिखित राज्यों में किसके अनुच्छेद 371 के अंदर विशेष प्रावधान किया गया है? तो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। चुनाव आयोग में याद रखो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें निर्वाचन आयोग दे रखा है? तो याद रखो निर्वाचन आयोग 324 में दे रखा है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो आपको बस मैं आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी
क्यों टाइम हो रहा है तो हम वो बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? तो स्थानीय निकाय राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होते हैं, निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं। ठीक है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, किसको है? तो ये आपको याद रखना, विधिक अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? तो 1989 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 21 से 18 वर्ष कर दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। राजनीतिक दलों में भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से 1999 में किसके वेतन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था? तो राइट आंसर कांग्रेस पार्टी। भारतीय साम्यवादी दल का, देखो इसका मैं आंसर बताता जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आप सीधे सीधे आंसर देख सकते हैं। ठीक है, आंसर देख लो बस इसका। ठीक, तो मैंने आपको यहाँ पे, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा समय की कमी है, इस वजह से मैं आपको सारे आंसर यहाँ पे बताता जा रहा हूँ, क्योंकि हम क्लास को समाप्त करते हैं। उसके बाद एक, इससे पहले मेरी क्लास एक हो ही गई है, और इन प्रश्नों को सभी देख लेना और इन प्रश्नों के आंसर भी देख लेना। ठीक है, जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन मार लेना, इसका रिवीजन करना है। ठीक है, और कुछ आपको इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हम यहाँ पर सारे आंसर करते जा रहे हैं, आप धीरे धीरे से करके देखते चलना। ठीक है ना? तो ये कुछ प्रश्न हैं बस अभी यहाँ पर ये खत्म होता है, अब इसको आप बस एक बार पढ़ लेना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इस तरह से हमने सारे प्रश्न करा दिए। तो आपको कैसी क्लास लगी है जरूर बताएं, और इन प्रश्नों को जरूर कर लें, और इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसको भी जरूर कर लें। बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।